नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आज के अपनी इस क्लास में कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर 4 में। प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने लास्ट जो टॉपिक था वो रिलेटिव मोशन के बारे में था, आपेक्षिक वेग के बारे में था। और आपेक्षिक वेग का जो पॉइंट है उसमें हमने ये सीखा कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष अगर गति करती है, मूव होती है, तो उनके वेग कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, कैसे बदल जाते हैं, या उनका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आती है। या ये कह सकते हैं कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मोशन रिलेटिव मोशन कहलाता है। जैसे सूर्य के रेस्पेक्ट में पृथ्वी की वेलोसिटी, या पृथ्वी के रोटेशन या मूवमेंट के या मूविंग के रेस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी। या ऐसे कह सकते हैं, दो पटरियों पर अगर ट्रेन चल रही है तो एक ट्रेन में बैठे हुए यात्री का दूसरी ट्रेन में बैठे हुए यात्री के सापेक्ष वेलोसिटी। तो किसी एक बॉडी को हम कांस्टेंट माने, उसकी वेलोसिटी को, या रेस्ट में माने, और उसके रेस्पेक्ट में दूसरी बॉडी का वेलोसिटी डिटरमाइन करना रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। और उसमें हमने कई पॉइंट पढ़े थे कि अगर दोनों बॉडी एक साथ पैरेलल चलती है तो उनका रिलेटिव मोशन हमेशा सब्ट्रैक्शन के रूप में आता है। जैसे ए बॉडी है जिसकी वेलोसिटी वी ए है, जैसे ए बॉडी है इसकी वेलोसिटी जो है वी ए है, और दूसरी है बी बॉडी, बी वस्तु, उसकी वेलोसिटी वी बी है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो उनका रिलेटिव मोशन वी ए बी वी ए माइनस वी बी के बराबर आएगा। ये मैंने कुछ सिखाया था आपको पिछले वाले टॉपिक में। ऐसे ही मैंने कहा था कि एक बॉडी इस प्रकार जा रही है, दूसरी बॉडी इस प्रकार, यानी ए वस्तु है उसकी गति इधर है, बी वस्तु की गति इधर है, तो इन दोनों की वेलोसिटी जो आएगी वी ए बी, जिसको हम रिलेटिव या आपेक्षिक वेग कहते हैं, वो दोनों का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। ऐसे मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे अपने ग्रुप में। चलो, आज का जो अपना चैप्टर है बच्चों, ये है चैप्टर नंबर 4, और यहीं से वास्तविक रूप से 11th क्लास की फिजिक्स का प्रारंभ होता है। अभी तक छोटे छोटे टॉपिक थे, नॉर्मल बातें थी। अब का जो अपना चैप्टर है उसका नाम है मोशन इन प्लेन, तल में गति। यानी प्लेन में अगर कोई बॉडी गति करती है तो उसके हिसाब से क्या क्या आप लोग उसके फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी कर सकते हैं, किस प्रकार के क्या क्या फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, सदिश और अदिश राशियाँ। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर कौन सी है। सिंपल सी बात, सदिश और अदिश का मतलब जिस राशि में दिशा का ज्ञान हो, डायरेक्शन पता हो। मैंने इस मार्कर को इधर फेंका, यानी ए से बी की ओर फेंका, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से हो गई? ए से बी की ओर। अगर इसी को मैंने फेंक दिया, अब पता नहीं डायरेक्शन किधर है, तो इसका मतलब जब मैं इसको फेंक रहा हूँ उस टाइम या तो इसकी वेलोसिटी है या इसकी स्पीड है। अब याद रखो, स्पीड जो है यानी चाल जो है वो अदिश राशि है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का पता नहीं रहता। वैसे ही अगर मैं कह दूं इसको मैं फेंक रहा हूं ए से बी की ओर, तो उस स्थिति में हमारे पास ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, तो हम कह सकते हैं उस पोजीशन में हम इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वे राशियाँ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, केवल उसके परिमाण की आवश्यकता हो। जैसे मैंने चीनी उधार ली या चीनी दुकानदार से ली, कितने किलोग्राम ली? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, उसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं, केवल मैग्नीट्यूड है, कितना किलोग्राम? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। यानी कि केवल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण चाहिए उसका, तो वो कहलाएगी अदिश राशि। और वहीं अगर परिमाण के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी हिसाब से डेफिनेशन बन गई, और इनको हम क्लासिफाई भी कर देंगे कि कौन सी राशि वेक्टर है और कौन सी स्केलर है। चलो
आज का टॉपिक मैंने पहले से इसलिए लिख रखा है कि ज़्यादा इसमें कोई रटने वाली या कोई समझने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात जिसमें दिशा का ज्ञान हो और वो सदिश के नियमों का पालन करे, सदिश राशि, और वो राशि जिसको व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन भी नहीं चाहिए और नहीं वो कोई वेक्टर नियमों का पालन करे, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने एक उदाहरण विद्युत धारा के संबंध में पहले दे चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, पहले से मैंने लिख रखा है ताकि नोट्स बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, आगे वाले टॉपिक बोल बोल के लिखूँगा। हमारा आज का टॉपिक है सदिश व अदिश राशियाँ, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। पहला टॉपिक है अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए या उसकी यूनिट चाहिए। ठीक है, मैंने अभी आपको चीनी का उदाहरण दिया कि घर में अक्सर हम चीनी लाते हैं, दूध लाए 1 लीटर 2 लीटर, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मिल्क, तो उसकी क्वांटिटी अपने को पता है, 2 लीटर लाए 3 लीटर, ये पता नहीं कि डायरेक्शन उसकी किधर है। जैसे समय की बात करें, दूरी की बात करें, कोई एक व्यक्ति है घूम के आके वापस घर आके खड़ा हो गया तो उसने कितने डिस्टेंस कवर की, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट टू बी एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली, पूर्ण रूप से उसको व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड की जरूरत हो। क्या किसकी जरूरत हो बच्चों, मैग्नीट्यूड की। एंड डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, उसको दिशा की आवश्यकता नहीं हो, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, वापस सुनो, फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू बी एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली एंड डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में हम स्पीड कह सकते हैं, टाइम कह सकते हैं, मास, डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा, जितने भी अपने को स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का अपने को कोई लेना देना नहीं, वो सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली ऐसे ही हिंदी में कह सकते हैं वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, समय, विस्थापन, चाल आदि। इसी प्रकार सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज, तो वे राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, वे राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे त्वरण, संवेग, वेलोसिटी, वेग, ठीक है, कोणीय संवेग, बलाघूर्ण, बल आदि वेक्टर क्वांटिटी है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, सबकी डायरेक्शन होती है इनकी, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन क्या बन गई, जस्ट इसके अपोजिट द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड दैट फॉलो। मेन बात ये है बच्चों, मैं एक नोट में बाद में बात लिखूंगा, मेन बात ये है कि एंड दैट फॉलो द वेक्टर रूल्स, सदिश नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती है तो सदिश राशि नहीं कहलाएगी। जिस प्रकार सदिश नियमों में क्या क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल्स। अगर एडिशन हो, किसी दो राशियों को योग करते हैं तो सिंपली योग नहीं होता। जैसे मैं कह दूं कि v1 प्लस v2, अगर इनको हम फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसका एम्पलीट्यूड चाहिए अपने को वेलोसिटी का, तो वो इस प्रकार आएगा बच्चों, v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2। इन दोनों के बीच एंगल कितना है, एक की वेलोसिटी मान लो इधर है v1 की, दूसरे की वेलोसिटी v2 इधर है, बीच का एंगल कितना है वो भी डिपेंड करता है और कोस के रूप में साथ में आता है। तो यानी कि वेक्टर का एडिशन भी आसान काम नहीं है, उसमें एंगल बीच में होना जरूरी है और एंगल का मान कितना है वो भी डिपेंड करता है। जैसे इन दोनों के बीच अगर 90 डिग्री एंगल होता है, ये एंगल होता, ये एंगल होता तो ये ऑटोमेटिक 0 बन जाता, केवल इन दो का स्क्वायर आता। अगर 180 डिग्री होता, एक v1 इधर है और v2 इधर है, जैसे आगे वाले टॉपिक को हम पढ़ेंगे, तो यहाँ कोस 180 का मान -1, तो यहाँ माइनस साइन आ जाता, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा मैंने थोड़ी समझाई है कि एडिशन, वेक्टर,
का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो है वो सामान्य नियमों के अनुसार नहीं होता। जैसे अलजेब्रिक अपन जोड़ते हैं ना, 2 + 5 = 7, ऐसे नहीं जुड़ता। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो उनका रिजल्टेंट मान 2 + 5 नहीं होगा, उसका आएगा 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × cos थीटा, इस प्रकार उसका मान आएगा। यस, तो अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, अब जैसे वेक्टर के अंदर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। इस प्रकार की कंडीशन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कहलाएगी। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है और सदिश नियमों का पालन भी करती है, तब सदिश राशियां कहलाती है। त्वरण, वेग, विस्थापन आदि। अब एक इम्पोर्टेंट बात और देखो बच्चों, ठीक, तो मैंने अभी आपको कहा कि सदिश के लिए क्या ज़रूरी है बच्चों। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी हो तो सदिश यानी वेक्टर के लिए क्या चाहिए, एक तो परिमाण चाहिए, मैंने एम्पलीट्यूड, दिशा चाहिए, और क्या चाहिए, सदिश नियमों का पालन भी होना चाहिए। ये ज़रूरी है। सदिश नियमों का क्या चाहिए भाई, पालन। इट्स ओबे या फॉलो द वेक्टर रूल्स, ये ज़रूरी है। वेक्टर रूल का जब तक नियम नहीं पालन करेगा तब तक वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो आप नोट डाल के एक बात लिख सकते हो, नोट डाल के एक बात लिख सकते हो, किसी भी सदिश राशि, किसी भी, दिख तो रहा है ना, किसी भी सदिश राशि के लिए यह आवश्यक है कि वह सदिश नियमों का पालन करे। अब आगे पढ़ेंगे हम सदिश नियम क्या है बच्चों, पर्टिकुलर टॉपिक आएगा कि सदिश के नियम क्या क्या है, वेक्टर के नियम क्या क्या है। सदिश नियमों का पालन करें, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। देयर शुड बी नेसेसरी फॉर ए वेक्टर क्वांटिटी, फॉर ए वेक्टर क्वांटिटी टू बी ए वेक्टर, टू बी ए वेक्टर, इट शुड obeying the vector's rule. There should be necessary that to be a vector quantity it should obeying the vector's rule. पहली बात, ठीक है। जैसे विद्युत धारा, जैसे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जैसे विद्युत धारा का परिमाण तथा दिशा दोनों है, परंतु सदिश नियमों का पालन नहीं करते, सदिश नियमों का पालन नहीं कर पाती, नहीं करती लिख दो। अतः यह सदिश राशि नहीं है। अब बात समझ में आ गई, सदिश राशि नहीं है। बच्चों मैं अक्सर थोड़े छोटे लिखता हूँ लेकिन बोल रहा हूँ साथ में, आप इस बात से भी लिख सकते हो कि मैंने क्या लिखा है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें परिमाण होता है, आपने देखा होगा विद्युत धारा की दिशा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये बताते हैं, जैसे ये बैटरी है प्लस माइनस, इसमें बताते हैं कि करंट I है, यानी इसका परिमाण कितना है I, डायरेक्शन किधर है A से B की ओर, लेकिन ये वेक्टर नियमों का पालन नहीं करती। अगर आप दो विद्युत धाराओं को जोड़ के देखो, एक I1 एक I2 और ये बीच में परिणामी वायर I, तो I का मान क्या आएगा, I1 + I2 आएगा। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दोनों वायर के बीच में, उसका कोई रोल नहीं है।
चाहे वायर कितने चौड़े, इतने चौड़े रख के ले लो, चाहे इतने चौड़े लेके लो, धारा का मान तो उतना ही आना है जितना ये आया था। इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर वेक्टर होती तो बीच के एंगल पर इसका इफेक्ट होता, यानी बीच का एंगल अगर चेंज करते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू में चेंज आता मान। समझ में आ रही बात? जैसे दो बल है, एक बल इधर से लगा रहा हूँ, एक बल इधर से लगा रहा हूँ, परिणामी वस्तु को बीच में ले लिया और दोनों साइड से बराबर बल लगा रहा हूँ, तो रिजल्टेंट जो वस्तु पर परिणामी बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है। इसका मतलब हुआ कि दोनों के बीच बनने वाला एंगल 180 डिग्री का है। समझ में आ रही बात? एंगल का फर्क पड़ता है। वही एंगल में अगर एक वस्तु है, एक बल लगाऊं, दूसरा बल इसी दिशा में लगाऊं, तो इसका मतलब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है। 0 डिग्री होने का मतलब परिणामी बल के कारण वस्तु विस्थापित होगी। तो ये फर्क पड़ता है सदिश राशियों में। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में क्या बोल दूंगा इसको, देखो इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट हैव एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल electric current have both magnitude and direction, but it does not obeying the vector's law, vector's rules. So this is not a vector quantity, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, 2 नंबर बात क्या है बच्चों? There are some physical quantity that cannot be kept in scalar or vector quantity. हम कह सकते हैं, एक बात और सुनना, कुछ भौतिक राशियाँ, इंपॉर्टेंट बात है ये, कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी भी होती है जो न तो अदिश राशि होती है, और न ही सदिश राशि होती है। परंतु बात सुनना बच्चों, यानी कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो न तो वेक्टर है न स्केलर है, परंतु अलग अलग डायरेक्शन में उसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करो उसकी तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस का मतलब होता है एक प्रकार से फोर्स जो यूनिट एरिया पे लगता हो। फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस, F/A। स्ट्रेस का आपने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर उसकी आप डायरेक्शन चेंज कर दो, परपेंडिकुलर लगा रहे हो, आपने किसी चीज़ को दबाया परपेंडिकुलर, तो वो कॉम्प्रेस हो जाएगी। उसी स्ट्रेस को आप अगर खींच दो, वो भी एक प्रकार का फोर्स है, तो वो लंबी हो जाएगी। इसका मतलब उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, उसके शेप में चेंज आ रहा है। अगर आप स्ट्रेस की डायरेक्शन चेंज करते हो तो स्ट्रेस की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वस्तु यहाँ पड़ी है, इस पे अगर इसको आप फोर्स लगाओगे तो इस बॉडी की नेचर ये है, कि ये यहीं रहना चाहेगी। ठीक, ये यहीं रहना चाहेगी। इस नेचर को, इस प्रकृति को इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया। प्रकृति के अंदर सभी वस्तुओं में एक ऐसा गुण है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अपनी पोजीशन में चेंज होने का विरोध करती है। कोई वस्तु घूम रही है तो वो घूमना ही चाहेगी, उसको रोकने का अगर प्रयास करेंगे तो अपने को सामने से एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो उस अपनी मोशन में चेंज का विरोध करेगी। और अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन में चेंज का विरोध करे, परिवर्तन का विरोध करे, तो वो कहलाती है इनर्शिया, जड़त्व। क्या कहलाता है? जड़त्व। और न्यूटन का प्रथम नियम आएगा आगे, वो भी जड़त्व का था। यही था कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में रहना चाहती है और उसमें अगर परिवर्तन करते हैं तो वो उसका विरोध करती है।
ठीक। उस विरोध को निरस्त करने के लिए हमें एक्स्ट्रा सामने से फोर्स या कोई अन्य फिजिकल क्वांटिटी लगानी पड़ती है। जैसे ये पेन है, यहाँ पड़ा है, मैं अगर इसको जब तक उठाऊंगा नहीं, उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी इनर्शिया ये थी कि ये यहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं अगर इसकी पोजीशन चेंज करूँ, यहाँ से उठा के इधर रखूँ, मतलब पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसकी जो नेचर है यहीं रहने की, वो कहलाती है इनर्शिया। अब अगर मैं इसके ये यहाँ पड़ा था, यहीं से अगर मैं हाथ निकाल दूँ तो डायरेक्शन चेंज हो गई, ये नीचे की तरफ जाना चाहेगा। इसका मतलब अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो न तो स्केलर है न वेक्टर है, जिसको हम टेंसर बोलेंगे, अभी मैं डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ टेंसर की, प्रदिश बोलते हैं हिंदी में, तो उसका डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू होती है। तो मैंने अभी लिखवाया है, कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी भी होती है जो न तो अदिश राशि होती है और न ही सदिश राशि होती है, परंतु भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में उनके परिमाण भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। दिख तो रहा है ना बच्चों, भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। इंग्लिश में लिखो बच्चों, देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज that cannot be kept, there are some physical quantities, there are some physical quantities there are some physical quantities that cannot be kept in scalar or vector, scalar और वेक्टर कैटेगरीज, स्केलर एंड वेक्टर कैटेगरीज, ठीक है। These are called tensor quantities. These are called tensor quantities. इसमें आप क्या लिख सकते हो, ये राशियां प्रदिश कहलाती है, प्रदिश राशियां कहलाती है। बात सुनना बच्चों, ये सीधा साधा बहुत लोग पूछ लेते हैं, इस बात को समझ नहीं पाते। ये राशियां प्रदिश राशियां कहलाती है, पूरा लिख दो इसको। दीज आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है। और सुने बच्चों, तो ये राशियां क्या कहलाएगी बच्चों, प्रदिश राशियां, यानी कि जो न तो स्केलर हो न वेक्टर हो, क्या कहलाएगी, प्रदिश राशि। लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में उनकी वैल्यू अलग अलग आती है, वो क्या कहलाएगी। मेन लाइन ये है इसकी कि भिन्न भिन्न दिशाओं में उनका परिमाण भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, तो क्या कहलाएगी, प्रदिश राशियां कहलाएगी। मैंने कहा डज नॉट टू बी केप्ट इन स्केलर और वेक्टर कैटेगरीज, ठीक है, स्केलर भी नहीं है वेक्टर भी नहीं है। दीज आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज, दीज quantity have different magnitude in different direction बच्चों, different direction। अब बात समझ में आई होगी। फॉर एग्जाम्पल या लाइक, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस, ये पूरा टॉपिक आएगा अपने स्ट्रेस के बारे में तब पढ़ेंगे। सेकंड बुक का जो पहला चैप्टर शुरू होगा उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों बातें पढ़ेंगे। स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
INERTIA, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ETC। ठीक है, जैसे प्रतिबल, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ये बहुत सारे नाम हैं जो 12th पे बेस्ड है। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, प्रतिबल, जड़त्व आघूर्ण, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, विद्युतशीलता, शीलता, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक पर, PER पर, मिटिविटी, पूरी स्पेलिंग देखो, PERMITIVITY, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बच्चों? टेंसर क्वांटिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? टेंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखाई है। वेक्टर को और स्केलर को और टेंसर को आइडेंटिफाई करने का ये बहुत रामबाण साबित हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? रामबाण, ब्रह्मास्त्र समझो। यानी कि वेक्टर कौन से होंगे? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, लेकिन वेक्टर रूल का भी पालन करे, सदिश नियमों का भी पालना करे। अब सदिश नियम आगे आएंगे, टॉपिक पूरा पर्टिकुलर आएगा, ठीक है, हम पढ़ेंगे उनमें कि वेक्टर नियम कौन कौन से हैं और उनके हिसाब से वेक्टर क्वांटिटी धीरे धीरे समझ में आएगी सब बातें। लेकिन अभी इतना याद रखो कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच ओबेइंग या विच फॉलो द वेक्टर रूल्स आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब एक बात और सुनो कि वे राशियां जिनमें डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेक्टर रूल का पालन नहीं करती, सदिश नियमों का पालन नहीं करती, तो क्या कहलाएगी बच्चों? अदिश राशि कहलाएगी। इसके बाद एक बात और लिखी कि वे राशियां जो न तो सदिश राशि है, मतलब न तो वो वेक्टर क्वांटिटी है और न ही स्केलर क्वांटिटी है, ना ही वो अदिश राशि है, लेकिन भिन्न भिन्न दिशाओं में उनके परिमाण भी अलग अलग हो जाते हैं। आप उसकी डायरेक्शन चेंज करोगे फिर कोई नया परिमाण आएगा। मान लो इसको ये कोई पेन है, इसको मैंने दोनों साइड से दबाया, स्ट्रेस दिया इसको, तो अभी इनकी डायरेक्शन किधर है? एक दूसरे के सामने। और इसी को मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं स्ट्रेस की, लंबवत खींचने की, तो ये इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ऐसे क्या हो जाएगी? लंबाई कम हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड कम आ गया ना, इसकी लेंथ का मैग्नीट्यूड। स्ट्रेस दिया मैंने लॉन्गिट्यूडाइनल डायरेक्शन में, स्ट्रेस दिया, लंबवत दिशा में अगर स्ट्रेस दिया तो इसकी लंबाई कम हो गई। वहीं अगर इसकी टेंसाइल जो मैं कह सकता हूं, इसको खींचूं मैं, अगर तन्यता प्रतिबल लगाऊं मैं, तो उस स्थिति में इसकी लंबाई बढ़ेगी। इसका मतलब कि स्ट्रेस के लिए अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो स्ट्रेस कौन सी कैटेगरी में आएगी? न तो वेक्टर हुआ, न स्केलर हुआ, तो उसको कहेंगे टेंसर। ऐसे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। ठीक है, मैंने और भी कई नाम आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे है वेक्टर का? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये कैसा है? अब सुनो बच्चों, वेक्टर को हमेशा एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन से। और उस लाइन के आगे एक एरो का निशान होगा, इसे एक तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अगर कोई वेक्टर ए है तो इसके ऊपर एरो का निशान लगेगा ऐसे, ये सदिश राशि है। ठीक है। अब क्या होगा? ए वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्राइट लाइन। ए वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर क्वांटिटी represented by a straight line, straight line। सदिश राशि एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी मीडियम वाले लिखें, सदिश राशि एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसके एक सिरे पर
तीर का निशान होता है, which on one end a arrow represented। फिर कहेंगे स्ट्राइट लाइन जो है, स्ट्राइट लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। स्ट्राइट लाइन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एंड एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात और सुने बच्चों, सीधी रेखा जो है, ये जो लाइन यहां से यहां तक, ये तो रिप्रेजेंट करती है बच्चों मैग्नीट्यूड को, यानी कि जिसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड उसकी लाइन उतनी ज़्यादा। हम कह सकते हैं कि जिस वेक्टर की रेखा ज़्यादा है, जैसे मैं कह दूं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आप रिप्रेजेंट करो उसके ऊपर एरो का निशान जरूर बनाना बच्चों। इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन है किससे, बी से। हिंदी मीडियम वाले लिखे बच्चों, सीधी रेखा सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है, सीधी रेखा सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है, वह तीर का निशान दिशा को व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। अब लिखिए बच्चों सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार। या हम कह सकते हैं कि सदिश मुख्य रूप से दो प्रकार का है। एक तो है पोलर, जिसको बोलते हैं ध्रुवीय सदिश। कौन सा सदिश, ध्रुवीय सदिश। एक होता है अक्षीय सदिश। तो सदिश में दो प्रकार के सदिश है, ध्रुवीय सदिश। 2 नंबर है अक्षीय सदिश। ज़्यादा इतना कोई इसमें स्ट्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अक्षीय सदिश क्या है, ध्रुवीय सदिश क्या है, ये देखने वाली बात। थोड़ा सा देखते हैं क्या है। अब ग्राफिकली मतलब ग्राफीय निरूपण, हिंदी में अंग्रेजी कई बच्चे बाद में पूछते रहते हैं, सर इसको क्या बोलेंगे, 50 बार ये बातें आ चुकी है। ग्राफीय निरूपण बोलते हैं इसको, ग्राफीय निरूपण। मतलब हम उसको प्रदर्शित कैसे करें, सिंबल कैसा दें, उसको प्रतीक कैसा हो सदिश का। जैसे मैं बल लिखता हूँ तो बल को अगर सदिश रूप में लिखना है तो उसके ऊपर तीर का निशान लगाना होगा। अगर मैं वेग लिखता हूँ तो वेग के ऊपर तीर का निशान होगा। अगर मैं चाल लिखता हूँ तो चाल में तीर का निशान नहीं आएगा। स्पीड में तीर का निशान ऊपर नहीं आएगा और वेग में तीर का निशान ऊपर आएगा। बल जो है, फोर्स जो है, उसमें भी तीर का निशान ऊपर आएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफीय रूप से रिप्रेजेंट अगर करना चाहें तो उसमें एरो का निशान तो आएगा बच्चों, ठीक है। अब अपना जो मैंने अभी कहा कि दो प्रकार से इसको प्रदर्शित अपन कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं वो देखो कि ध्रुवीय सदिश क्या है और अक्षीय सदिश क्या है। तो ध्रुवीय सदिश क्या होगा, वे सदिश जिनकी दिशा वस्तु या फिर कण, वस्तु या कण की गति की दिशा में हो। दोज वेक्टर्स विच डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ पार्टिकल मतलब जैसे मैंने कोई तीर छोड़ा तो तीर की डायरेक्शन जिस दिशा में जा रही है वो अक्षीय
वेक्टर कहलाता है। वेलोसिटी है, जैसे गाड़ी गति कर रही है v वेलोसिटी से, तो वो एक्सियल पोलर वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, यानी वो एक रूट से चालू हो रही है, ध्रुव से चालू हो रही है। ठीक है, वही एक्सियल मतलब एक अक्ष के, जैसे पंखा घूमता है तो एक अक्ष के रेस्पेक्ट में घूमता है, तो वो कहलाता है एक्सियल। तो मैंने पहले से डेफिनेशन लिख दी है बच्चों, द वेक्टर दैट हैव डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल लाइन, ये है इंपॉर्टेंट। द वेक्टर दैट हैव डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ क्या लिखा है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, यहाँ से ये वेक्टर ए जो है वो इधर डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, तो ये कहलाते हैं ध्रुवीय सदिश, पोल से शुरू हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, जितने भी आप लोगों ने वेक्टर के बारे में नाम सुने हैं जो घूमते नहीं हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के, वो सारे के सारे पोलर है। समझ में आ रही है? अब देखो एक्सियल, ये आ जाएगा द वेक्टर दैट हैव डायरेक्शन in the rotational motion, यानी कि घूर्णन गति करने के दौरान उनकी जो घूर्णन की दिशा में वेलोसिटी रहती है वो कहलाती है एक्सियल। जैसे एक पार्टिकल कोई इस तल के अंदर है, वो इधर घूम रहा है आर त्रिज्या में से, आर रेडियस के पाथ में घूम रहा है ऐसे, ये कहलाएगा एक्सियल वेक्टर। ठीक है, ये इसकी घूर्णन अक्ष है, रोटेशनल एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, ये इसका पाथ है, पथ है ये। ठीक है, ये इसकी घूर्णन अक्ष है। तो लिख दो, वे सदिश जिनकी दिशा घूर्णन गति की दिशा में हो, एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। द वेक्टर दैट हैव डायरेक्शन इन रोटेशनल मोशन आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेट्रा। ठीक है, चल नेक्स्ट बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो। आगे का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। अब एक बात आती है बच्चों कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, हमेशा किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एम्पलीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर साथ में होना चाहिए। हम लिख देंगे, किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए उसका परिमाण व एकांक सदिश, जिसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, द्वारा व्यक्त करना होता है। जैसे सदिश ए, इसके ऊपर तीर का निशान आएगा, सदिश ए को इसका परिमाण को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो साइडों में लाइनें, या सीधा ए भी लिख सकते हैं। वह एकांक सदिश अभी एन कैप लिख देते हैं, एन के ऊपर कैप, एकांक सदिश के ऊपर ऐसे कैप आएगी, याद रखें। पूरा टॉपिक आगे आएगा अपना ये यूनिट वेक्टर का भी, इसमें सीखेंगे। एकांक सदिश के गुणनफल द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे अब देखना बच्चों, वास्तविक रूप से अभी अब शुरू हो रहा है चैप्टर। जैसे सदिश ए है,
तो इसको कैसे लिखेंगे, ए का एम्पलीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि यूनिट वेक्टर का मान क्या है, तो यूनिट वेक्टर होगा सदिश ए बट्टा मोड ऑफ ए। ये सब चीज़ें सीख जाओगे धीरे धीरे, इस चैप्टर में अपन चलते जाएंगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करना, ये क्या है बच्चों, एकांक सदिश। चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ से, अब नया मोड लेगा ये। फॉर एनी वेक्टर, द फॉर एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, फॉर एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर we represent the product of its magnitude and unit vector, product of its magnitude and unit vector. For example a vector a, ऐसा लिखना है साथ में, वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड यूनिट वेक्टर एन कैप। इस प्रकार फिर इसको लिख दो, ठीक है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इस टॉपिक के बाद अब जो नया मोड आएगा वो आपको यूनिट वेक्टर से संबंधित या सब चीज़ों को साथ में लेके अपन आगे चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद बहुत।